Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme 16 PF of Raymond B. Kettle. जैसे कि हम सब जानते हैं, Raymond B. Kettle was basically British-born trait psychologist, जिसने personality traits पे काम किया. According to the Raymond B. Kettle, traits are called the building blocks of personality. यानी कि अगर हमें personality को समझना है, we have to focus on the 16 personality factors, which is given by Raymond B. Kettle. Apart from the Raymond B. Kettle, there is another trait psychologist, namely G.W. Allport. Allport ने 4000 English words find out किए. All the 4000 English words characterizes the various personality traits. तो इन्हीं 4000 English words पे Raymond B. Kettle ने factor analysis की. As we know that factor analysis is basically a technique in which big variables are reduced into smaller factors in order to eliminate the ambiguity. यानी कि ट्रेट को समझने के लिए ट्रेट साइकोलॉजिस्ट्स ने टेक्निक का यूज किया और उस टेक्निक को कहते हैं फैक्टर एनालिसिस. क्योंकि जब ट्रेट्स में मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं, in order to distinguish one trait from the another trait, the psychologists, I mean to say you trait psychologists, felt the need of factor analysis. फैक्टर एनालिसिस के जरिए जो एम्बिग्यूटी है या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को मेंटेन रखना है, वो फैक्टर एनालिसिस के जरिए रख सकते हैं. इसीलिए रायमंड बी कैटल ने ऑलपर्ट के 4000 जो इंग्लिश वर्ड्स, all these words describes the various personality traits of an individual, and with the help of factor analysis, Raymond B. Kettle reduced them in 171 characters. तो फाइनली 171 characters को कन्वर्ट किया 16 personality factors. According to the Raymond B. Kettle, 16 personality factors are the building blocks of personality. यानी कि अगर हमें एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझना है, we have to focus on these 16 personality factors. Now, dear students, we will give the detailed account of all these 16 personality factors. Abbreviated manner में इन्हें 16 PF कहा जाता है. कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है. Who has given the 16 PF structure or concept? तो straightforward answer is Raymond B. Kettle. Now we will discuss one by one all these 16 personality factors जो रिप्रेजेंट करती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को. नंबर 1, वार्मथ, which is represented by letter A. It measures person's emotional orientation towards others. यानी कि ये वो फैक्टर है जिससे हम एक इंडिविजुअल की इमोशनल अटैचमेंट देखते हैं. How one individual is emotionally attached with others. Others में फैमिली मेंबर्स आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, पीयर सर्कल आता है, टीचर्स आते हैं, किड्स एंड किन्स आते हैं, नेबरहुड आता है या होल सोसाइटी आती है. और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंजर भी है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितनी इमोशनल अटैचमेंट दूसरों के साथ रखता है. सो वी कैन से दैट उसकी जो वार्म टेंडेंसी है वो चेक की जाती है या हम कह सकते हैं एसेस की जाती है. अगर इंडिविजुअल ने हाईएस्ट स्कोर इस फैक्टर पे किया
तो इट मीन्स द पर्सन इज वार्म, केयरिंग, सॉफ्ट हार्टेड, जेनियस, बाय एंड लार्ज हेल्पफुल। तो वो इंडिविजुअल हेल्पफुल भी होगा, यानी कि जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो इसे रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, इवन इट अगर स्ट्रेंजर भी होगा, तो उनकी हेल्प इन इंडिविजुअलों से होती है जो वार्म टेंडेंसी रखते हैं। वार्मिंग मीन्स केयरफुल। द पर्सन इज नॉट ओनली केयरफुल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बल्कि वो एम्पैथेटिक होता है दूसरों के साथ, दूसरों की भी केयर करता है। ये जेनियस होते हैं। जेनियस मीन्स सखी, मदद करने वाले, हेल्प करने वाले, क्योंकि ये खसलत इनमें पाई जाती है। अगर इस फैक्टर पे किसी ने लो स्कोर किया, इट मीन्स द पर्सन इज रिजर्व्ड, impersonal, aloof, detached, by and large unfriendly। वो इंडिविजुअल अनफ्रेंडली होता है, यानी कि वो दूसरों के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता है, इवन इनकी पेरेंट्स के साथ भी नहीं, क्योंकि उनकी फितरत में ये क्वालिटी होती है, या कह सकते हैं ये ट्रेट कम पाया जाता है। वो वार्मित नहीं होते हैं, इसीलिए दे आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स, यानी कि किसी पर्सन के साथ ये जुड़े नहीं रहते हैं इमोशनली, क्योंकि इनमें वार्म टेंडेंसी कम होती है, ये ट्रेट इनमें कम पाया जाता है। तो इस ट्रेट को जानने के लिए वी हैव टू यूज द स्केल और द टूल, जिसे हम क्वेश्चनियर भी कहते हैं, 16 पर्सनालिटी क्वेश्चनियर विच इज डिजाइनड बाय रायमंड बी कैटल। तो जो ही उस क्वेश्चनियर को, या हम कह सकते हैं टूल को, किसी इंडिविजुअल को देते हैं, किस तरह से वो इस फैक्टर पे रेस्पॉन्स देता है, तो अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं, या हम कह सकते हैं रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर चेक कर सकता है कि वो कितना वार्मित है। अगर हाई स्कोर किया वो हाईली वार्मित है, पर्सन केयरफुल होगा, फ्रेंडली होगा, जेनियस होगा। अगर इस फैक्टर पे अब लो स्कोर दिखाया, इट मीन्स उसमें एम्पैथी कम होगी, अनफ्रेंडली होगा, वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा, अलूफ होगा, एंड बाय एंड लार्ज इम्पर्सनल होगा। फैक्टर सेकंड, reasoning, which is represented by the letter B. It measures a person's way of thinking. इस फैक्टर में हम चेक करते हैं, आई मीन टू से यू इन्वेस्टिगेटर चेक करता है, जो किसी की पर्सनैलिटी एसेस करता है या मेजर करता है कि हाउ एन इंडिविजुअल इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, यानी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग मीन्स इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, कितनी मेंटल कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, यानी कि हम कह सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है एक इंडिविजुअल में, स्पेशली द रीजनिंग एबिलिटी। जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर करते हैं इस फैक्टर पे, वो मेंटली क्विक होते हैं, उनकी मेंटल क्विकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऑन द बेस ऑफ दैट दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकली, स्पेशली जब उन इंडिविजुअल्स को वर्बल टास्क्स दिए जाते हैं या मैथमेटिकल टास्क्स दिए जाते हैं। वो मैथमेटिकल टास्क्स और वर्बल टास्क्स को सिर्फ समझ ही नहीं पाते हैं, बल्कि उनको क्विकली यानी कि कर भी पाते हैं। दे आर वेरी मच क्विक इन परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल टास्क्स। इसीलिए जिन इंडिविजुअल्स में मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी को मैथमेटिकल एबिलिटी भी कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी मैथमेटिकल टेंडेंसी या मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के लिए देखा गया, जो रमन था, ग्रेट इंडियन बॉर्न मैथमेटिशियन, कहा जाता है उसकी रीजनिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए मैथमेटिकल टास्क्स सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स वो नैनो सेकंड्स में करता था, स्पेशली द कैलकुलेशन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जिन इंडिविजुअल्स में मैथमेटिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, या हम कह सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक्यूरेटली इन एन ऑर्डरली वे में कर पाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम रमन ओजा, रिसर्चिकली इट हैज आल्सो प्रूव्ड आइंस्टाइन जैसी रीजनिंग एबिलिटी शायद ही कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी भी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसके भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कहा जाता है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स का नेटवर्क उसके ब्रेन में बनता था, इतनी स्ट्रॉन्ग आइंस्टाइन की रीजनिंग एबिलिटी थी। अगर कोई इंडिविजुअल इस स्केल पे अब लो स्कोर करता है, इट मीन्स
द पर्सन इज नॉट मेंटली क्विक एंड फेल्स टू एब्जॉर्ब न्यू इंफॉर्मेशन। वो न्यू इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। उन इंडिविजुअल्स में रीजनिंग एबिलिटी बेसिकली कमजोर होती है, इसीलिए वो मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं। चाहे उन इंडिविजुअल्स को वर्बल टास्क देंगे या मैथमेटिकल टास्क देंगे, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दोज मैथमेटिकल टास्क, क्योंकि ये फैक्टर जो होता है रीजनिंग, ये कमजोर उनमें होती है, इसीलिए मैथमेटिकल परफॉर्मेंस भी उनकी वीक होती है। अगर ये इंडिविजुअल्स मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करेंगे भी, लेकिन इट टेक्स टाइम, वो मैथमेटिकल टास्क को क्विकली नहीं कर पाते हैं। अगर कोई सिंपल टास्क इन्हें दी जाती है, वो उसे सॉल्व भी करेंगे, बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि हर मैथमेटिकल टास्क इन लोगों के लिए हेक्टिक बन जाती है। क्यों बन जाती है? एक्चुअली उनमें ये ट्रेड जो है ये कमजोर पाया जाता है, उनमें जो है रीजनिंग एबिलिटी जो है वो कमजोर पाई जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हम स्लो लर्नर को मैथमेटिकल टास्क देते हैं या रीजनिंग रिलेटेड टास्क्स देते हैं, तो स्लो लर्नर्स नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनमें रीजनिंग एबिलिटी बहुत कमजोर होती है। अपार्ट फ्रॉम द स्लो लर्नर्स, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की भी बात करेंगे, आई मीन टू से यू कॉमन मैन की, कॉमन मैन को अगर कोई मैथमेटिकल टास्क कॉम्प्लेक्स देंगे, चलो मान लिया वो उस टास्क को कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये हेक्टिक बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, वो क्विकली ऑर्डरली उस टास्क को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो नटशल में हम कह सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर करेंगे रीजनिंग फैक्टर पे, उनका टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर स्पेशली मैथमेटिकल टास्क्स, वर्बल टास्क्स, वहां पर वो कॉम्पिटेंसी के मालिक होते हैं। और जो इसी फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे वो वीक होते हैं कॉग्निटिव ऑपरेशंस से, स्पेशली रीजनिंग बेस्ड ऑपरेशंस, वो टास्क्स जहां पर रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। फैक्टर थर्ड, इमोशनल स्टेबिलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C. It measures person's proneness to mood swings or ups and downs. यानी कि इस फैक्टर में हम एक इंडिविजुअल के मूड को चेक करते हैं, आई मीन टू से यू मेजर और एसेस करते हैं। किस तरह से एक इंडिविजुअल का मूड चेंज होता है, आई मीन टू से यू फ्रॉम हैप्पीनेस टू अनहैप्पीनेस, फ्रॉम पेन टू प्लेजर और फ्रॉम प्लेजर टू पेन, फ्रॉम सेटिस्फैक्शन टू अनसेटिस्फैक्शन, फ्रॉम कूल टू एग्रेशन। तो इस तरह से मूड में चेंज आ जाती है। अगर कोई इंडिविजुअल इस फैक्टर पे हाई स्कोर करेगा, इट मीन्स द पर्सन इज स्टेबल, calm एंड मैच्योर। जो वो इंडिविजुअल है वो स्टेबल है इमोशनली। अगर कोई भी उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आ जाएगा, तो जल्दी ही उनका मूड जो है वो स्विंग नहीं होता है, वो हैप्पी स्टेट से अनहैप्पी स्टेट में नहीं चले जाते हैं, प्लेजर जोन से यानी कि पेन के जोन में नहीं चले जाते हैं, या हम उन्हें धकेल नहीं सकते हैं कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रायमंड बी कैटलस 16 पर्सनालिटी क्वेश्चनियर, इट डिस्क्राइब्स इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल वेरीज। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, किसी में एक ट्रेट डेवलप्ड है, किसी इंडिविजुअल में दूसरा ट्रेट या हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी कैरेक्टर डेवलप्ड है। और जो इंडिविजुअल्स इमोशनली स्टेबल होते हैं वो हाई स्कोर करते हैं इस फैक्टर पे, इसीलिए उनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है लाना बहुत मुश्किल होता है। इवन अप्स एंड डाउन्स अगर उनकी लाइफ में आ जाएंगे, या पल्सेस एंड मेंसेस, वैक्सेस एंड वेन्स, ट्रफ्स एंड क्रस्ट्स, जितने की भी उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मिजाज से, मूड से इमोशनली वेरी स्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू दोज जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे। द पर्सन इज मूडी, इरिटेबल, रिएक्टिव एंड टेम्परामेंटल। द पर्सन हैज आल्सो चांस टू बिकम इजीली अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड। ये इंडिविजुअल्स यानी कि इजीली अपसेट हो जाते हैं। अगर कोई भी अनटूवर्ड इनकी लाइफ में आ जाएगा, छोटा सा छोटा अनटूवर्ड इनकी लाइफ में आ जाएगा, दे फील इरिटेबल, दे फील डिप्रेस्ड, दे फील डिस्टर्ब्ड। तो हम कह सकते हैं ये पर्सन्स इमोशनली स्टेबल कम होते हैं और इमोशनली इनस्टेबल ये ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये इरिटेट हो जाते हैं, इसीलिए ये अपसेट हो जाते हैं, इसीलिए ये डिस्टर्ब्ड महसूस करते हैं। इनको आसान होता है लेना फ्रॉम हैप्पीनेस टू सॉरो, फ्रॉम प्लेजर टू पेन,
Number fourth, dominance, which is represented by letter E. It measures power and influence over others. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हर एक इंडिविजुअल में अपनी अपनी फितरत है। हर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने क्वालिटीज से, पर्सनैलिटी ट्रेट्स से डील करता है विद एनवायरनमेंट में। तो कोई इंडिविजुअल दूसरों पे हावी होता है और कोई इंडिविजुअल दूसरों पे हावी नहीं हो सकता है। यानी कि इंडिविजुअल्स कुछ ऐसे होते हैं जो रूल अदर्स पे करते हैं और कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है या ऐसे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं जो दूसरों के अंडर रहते हैं। तो दरअसल एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रायमंड बी कैटल, he mentioned that there is a one trait that is known as dominance. यह सब डोमिनेंस की वजह से है, क्योंकि डोमिनेंस का ट्रेट जो है ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में पाया जाता है। और जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर करते हैं इस फैक्टर पे, इट मीन्स वो दूसरों पे डोमिनेंट रहते हैं, उन पे रूल करते हैं, ये बोल्ड होते हैं, असर्टिव होते हैं। असर्टिव मीन्स ना ये सिर्फ अपने हक के लिए लड़ते हैं बल्कि ये दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं। इनमें ये टेंडेंसी होती है, अगर आपने कोई भी गलत इनके साथ किया तो बिकॉज ड्यू टू द डोमिनेंस इनमें ये कैरेक्टर हाईली पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम को चैलेंज करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हक इख्तिलाफी। So far as these individuals are concerned, they know how to exercise the powers over others. दूसरों पे किस तरह से पावर्स एक्सरसाइज किया जाता है, क्योंकि इनमें ये ट्रेट पाया जाता है। It also means the person is self-confident, pushy and forward-looking. ये persons highly self-confident होते हैं, pushy होते हैं, by and large forward-looking होते हैं, क्योंकि इनमें डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी, लड़ने की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है। Why? Because they possesses one of the trait that is known as dominance. तो नटशल में हम कह सकते हैं जो ये इंडिविजुअल्स है ये खामोश रहने वाले नहीं हैं, ये अपने हक की भी बात करते हैं और दूसरे के हक की भी बात करते हैं। ना हम इनके साथ कोई वायलेशन कर सकते हैं, ना ये चाहते हैं दूसरों के साथ कोई वायलेशन होना चाहिए, उस वक्त ये आवाज बुलंद करते हैं, ये खामोश बैठने वाले नहीं है। एज कंपेयर टू दोज जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करते हैं, जो लो स्कोर इस फैक्टर पे करते हैं, द पर्सन इज वीक, इट मीन्स व्हेन समवन इज वीक सो दैट इट इंडिकेट्स दे लैक द करेज to take the initiative or make risky decisions to address the problem. In addition, it describes someone is cooperative and characterless because person wants to avoid conflict, as such shows cooperation and becomes characterless or immoral. यानी कि लो स्कोर वाले पर्सन्स टिमुड होते हैं, बुज़दिल होते हैं, इनमें डोमिनेंस का ट्रेट कम पाया जाता है या नहीं भी पाया जाता है। और जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें करेज नहीं पाया जाता है, दे आर वेरी मच वीक। अगर किसी भी जगह कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये उस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चाहे वो लीगल वे से हो जाएगा चाहे वो इलीगल वे से हो जाएगा, क्योंकि इनमें डोमिनेंस का ट्रेट नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं ये खामोश तबीयत के लोग होते हैं, किसी भी डिस्प्यूट को ये बिना किसी झंझट के सुलझाना चाहते हैं। इसीलिए ना ये अपने हक के बारे में लड़ते हैं, ना ये दूसरे के हक के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। और ये पर्सन जो होते हैं ये कोऑपरेटिव होते हैं। ये क्यों कोऑपरेटिव होते हैं? क्योंकि ये किसी भी तरह से मसले को सुलझाना चाहते, उलझाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी की हक इख्तिलाफी भी हो जाएगी फिर भी ये बात को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को इमोरल पर्सन्स कहा जाता है, इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को कैरेक्टरलेस पर्सन्स कहा जाता है, क्योंकि ये हक के वक्त कंप्रोमाइज सिचुएशन पे आते हैं। अगर इन्हें चला बातिल के साथ, गलत के साथ कंप्रोमाइज करना ये करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस द ट्रेट दैट इज नोन एज डोमिनेंस, या इनमें डोमिनेंस की टेंडेंसी हद से ज्यादा कम है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर डोमिनेंस ट्रेट पे करते हैं वो दूसरे के हक के बारे में या अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो हाईली बोल्ड होते हैं एज कंपेयर टू दोज पर्सन्स जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे। वो हक की बात को छुपा भी सकते हैं, वो हक नहीं कह सकते हैं, वो किसी को साथ नहीं दे सकते लीगली भी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मसले को
आगे बढ़ाना या कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सूरत से सुलझना चाहे वो गुड वे से सॉल्व हो जाएगा या बैड वे से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ये पर्सन कोऑपरेशन करते हैं इन सिचुएशंस में, और इसीलिए इन पर्सन को कैरेक्टरलेस या इमोरलिटी का टैग लगता है। फैक्टर फिफ्थ, liveliness, which is represented by letter F. It measures the quality of being outgoing, energetic and enthusiastic. ये वो ट्रेट है या फैक्टर है जिसे हम एक इंडिविजुअल की एंथुसियाज्म, स्पिरिट, एनर्जेटिक क्वालिटी को चेक करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एंथुसियाज्म, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, इन टर्म्स ऑफ आउटगोइंगनेस वी आर डिफरेंट। अगर अब इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया इस फैक्टर पे, इट मीन्स द पर्सन इज फुल ऑफ स्पिरिट, एंथुसियाज्म। फॉर इंस्टेंस, डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट 90, she or he radiates liveliness. The person shows excitement, eagerness and zeal while performing different tasks. जिनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है वो ईगर होते हैं, वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम द एज। According to Raymond B. Caton, age hardly matters in terms of this trait, which is known as liveliness. यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल 80 ईयर्स का है या 90 ईयर्स का है, अगर ये ट्रेट उसमें पाया जाता है, वो हाईली एंथुसियास्टिक होता है, उसमें हाई स्पिरिट पाया जाता है। इसीलिए एक वक्त गांधी को कहा गया हाउ ओल्ड यू आर, तो उसमें ये स्पिरिट बहुत ज़बरदस्त था। ही वॉज वेरी मच डेडिकेटेड एंड एनर्जेटिक एंड ही हैज़ गिवन द ब्यूटिफुल आंसर, आई एम 60 ईयर्स यंग। यानी कि 60 साल की उम्र में भी वो अपने आप को जवान तस्वर करता था। तो हम कह सकते हैं जिस इंडिविजुअल में ये ट्रेट पाया जाता है, कौन सा ट्रेट? लाइवलीनेस का। वो हाईली एंथुसियास्टिक होता है, वो फुल ऑफ स्पिरिट होता है, उसमें लड़ने की सलाहियत होती है, डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करने की सलाहियत होती है, एज कंपेयर टू दोज जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करते हैं। इट मीन्स द पर्सन हैज क्वालिटीज लाइक लेजीनेस, lifelessness, spiritlessness. In addition, it characterizes qualities like somber, sad, quiet, heartbreaking, by and large, depressed. यानी कि ये इंडिविजुअल्स लेजी होते हैं, इनमें स्पिरिट नहीं पाया जाता है, ये खामोश तबीयत के होते हैं, सॉम्बर होते हैं, इनमें वो जोश नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि लाइवलीनेस का ट्रेड जो है ये कमज़ोर इन इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। इम्यूनिटी की अगर कोई जवान भी होगा, 25 साल का है, 26 साल का है, अगर लाइवलीनेस का ट्रेट उसमें नहीं है, व्हेनेवर द पर्सन हैज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क्स, वो एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा, वो फुल ऑफ स्पिरिट नहीं होगा, वो लेजी और लेथर्जिक बन जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत ऐसी है और इसीलिए वो अपनी फितरत के हिसाब से चलता है। फैक्टर 6, रूल कॉन्शियसनेस, which is represented by letter G. It measures how person involves adopting and carefully following the society's accepted standards of behavior. यानी कि ये वो क्वालिटी या हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसे हम एक इंडिविजुअल की रूल कॉन्शियसनेस मेजर करते हैं। हाउ एन इंडिविजुअल इज अबाइडेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरह से एक इंडिविजुअल रूल्स को समझता है, उन्हें परफॉर्म करता है, किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो सिस्टम का ओबीडेंट रहता है। तो हम ये भी मेजर कर सकते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया रूल कॉन्शियसनेस पे, इट मीन्स द पर्सन इज रूल कॉन्शियस। इट ऑल्सो मीन्स एन इंडिविजुअल इज फ्रेंडली, अबाइडेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन एडिशन, इट कैरेक्टराइजेस क्वालिटीज लाइक ड्यूटीफुल, लॉयल, डिवोटेड एंड कमिटेड। तो ये पर्सन्स हाईली कमिटेड होते हैं विद देयर प्रोफेशन, यानी कि किसी भी ऑफिस में ये काम करते हैं, चाहे ये जुडिशरी में काम करेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग के साथ है, हेल्थ में काम करते हैं, सपोर्ट्स में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, या किसी और फील्ड में एज एन एम्प्लॉयर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन कोई वर्कर काम करते हैं, इंक्लूडेड द इंडस्ट्री। ये कमिटेड होते हैं विद देयर जॉब, विद देयर प्रोफेशन। दे डू नॉट लाइक टू ब्रेक और वायलेट द नॉर्म्स, या हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। दीज इंडिविजुअल्स डज नॉट लाइक to dismantle the apple pie order of the institution. Apple pie order means नज़्म व ज़ब्त से काम करना। ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी नॉर्म को
किसी भी रूल को वायलेट करना, ब्रेक करना। ये खुद भी चाहते हैं कि रूल और प्रोटोकॉल को फॉलो करना, क्योंकि सिस्टम जो है ये रूल से चलता है। ये ट्रेट इनमें पाया जाता है जिसे रूल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये कभी भी ये नहीं चाहते हैं खुद से कोई रूल जो है वो ब्रेक होना चाहिए, ना ये लाइक करते हैं कि दूसरे भी रूल्स को ब्रेक करने चाहिए। दे डू नॉट लाइक दैट। इनकी फितरत ऐसी होती है दैट एवरी पर्सन मस्ट बी डिवोटेड, काइंड, लॉयल एंड बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं ड्यूटीफुल। उनका नेचर ड्यूटीफुल होना चाहिए, वक्त पे काम पे जाना और वक्त पे वापस आना। जो भी टास्क, जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसे सिंसियरिटी या विद ऑनेस्टी, कीपिंग इन व्यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, खुशी से निभाना चाहिए। और जो लोग इस फैक्टर पे कम स्कोर दिखाते हैं, इट मीन्स द पर्सन इज नॉन कन्फर्मिंग and such a person is not worried about rules and regulations. These individuals do not bother about prevailing norms, standards or customs. जो अब कम स्कोर इस फैक्टर पे करते हैं, dear students, they do not like to follow the rules and regulations. उन इंडिविजुअल्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस माने नहीं रख सकता है। ना ये खुद चाहते हैं ड्यूटीफुल रहना, डिवोटेड रहना, ना ये लाइक करते हैं कि दूसरे भी रहने चाहिए। यानी कि दे डू नॉट बोदर, अगर कोई रूल या नॉर्म ब्रेक भी हो जाएगा तो ये उसकी परवाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो ये ट्रेट है रूल कॉन्शियसनेस, ये इनमें कम पाया जाता है या नहीं भी पाया जाता है। जिन इंडिविजुअल्स में ये कम पाया जाता है वो केयरफुल नहीं होते हैं ड्यूटी के रिलेटेड। अगर उन्हें ऑफिस जाना है 10 बजे 11 बजे भी जाएंगे तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। अगर इन्हें ऑफिस से निकलना है 5 बजे तो ये 3 बजे वापस आ जाएंगे, तो उसके लिए भी ये कोई मानी उनके लिए नहीं रखता है। ये अपने हिसाब से चलते हैं रादर देन टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो नटशल में हम कह सकते हैं लो स्कोर करने वाले जो रूल कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं, दे आर टेकिंग द रूल्स फॉर ग्रांटेडली। इनके लिए माने नहीं रखता है कि एप्पल पाई ऑर्डर ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी मेंटेन्ड। अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर रूल्स वायलेट भी हो जाएंगे तो इसकी ये परवाह नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हाउ द सिस्टम इज गोइंग, लेट इट गो। चाहे रूल्स फॉलो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे तो इसकी ये परवाह नहीं करते हैं। फैक्टर 7, सोशल बोल्डनेस, which is represented by letter H. It measures a person's social boldness. यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की सोशल बोल्डनेस को चेक करते हैं कि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल कितना बोल्ड है। हाउ एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद द सोसाइटी, क्योंकि हर कोई बोल्ड नहीं हो सकता है। कोई एक्सट्रावर्ट होता है वो हाईली बोल्ड होता है, कोई इंट्रोवर्ट तबीयत का होता है वो बोल्ड नहीं होता है, वो शाई होता है। यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिएक्ट टू द सिस्टम डिफरेंटली एंड देयर इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इज नोन एज सोशल बोल्डनेस। और इसको हम राइमंड बी कैटल के क्वेश्चनियर से चेक कर सकते हैं किस तरह से ये ट्रेड जो है ये वेरी होता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया, इट मीन्स द पर्सन्स आर आउटगोइंग और एक्सट्रावर्ट। इट आल्सो मीन्स दे आर कंफर्टेबल विद रिस्क्स एंड चैलेंजेस, दे आर कॉन्फिडेंट, enjoy new experiences. By and large, they are thick-skinned when facing stressful situations. हाई स्कोर इंडिविजुअल जो होते हैं वो सोशली बोल्ड होते हैं, वो एक्सट्रावर्ट नेचर उनका होता है, वो डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी उनमें ज़्यादा पाई जाती है, वो हाईली इंटरेक्टिव होते हैं दूसरों के साथ, दूसरों में फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, वो हर एक के साथ बोल्डली बात करते हैं। इवन इट जो सोशली बोल्ड पर्सन होते हैं, अगर ये किसी ऑफिस में काम करते हैं लेकिन ये छोटे मोटे पोस्ट पे करते हैं, सोशल बोल्डनेस की वजह से ये बड़े से बड़े ऑफिसर के साथ भी आंख में आंख मिला के बात कर सकते हैं, फ्रीली और फ्लेक्सिबली ये बात कर सकते हैं। इसीलिए इनमें आउटगोइंग टेंडेंसी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होता है, इसीलिए ये एक्सट्रावर्ट होते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं दूसरों के साथ बात करने के लिए, चाहे वो पर्सन इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, चाहे वो इसका बॉस ही क्यों ना होगा, फिर भी ये कर लेते हैं क्योंकि इनमें ये ट्रेट पाया जाता है दैट इज नोन एज सोशल बोल्डनेस। दे स्टूडेंट्स दे आर थिक स्किनड। व्हाई दे आर कॉल्ड थिक स्किनड? थिक स्किनड मीन्स अगर इनकी जिंदगी में कोई तूफान भी आ जाएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी फेस करनी पड़ेगी,
फिर भी ये परवाह नहीं करते हैं, ये बोल्डली उसके साथ लड़ते हैं, डट के होते हैं। एज कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करते हैं, इट मीन्स दे आर शाय, सोशली टिमिड एंड इजीली एम्ब्रेस्ड और फीलिंग शेम। ये शाई महसूस करते हैं, ये इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, ये इंट्रोवर्ट तबीयत के मालिक होते हैं। ना तो ये फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर पाते हैं, वहां पर भी शाइनेस दिखाते हैं, ना तो ये फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो दूसरों की तो बात ही नहीं है। ये इंट्रोवर्ट तबीयत के होते हैं। इनमें सोशल बोल्डनेस का जो ट्रेट है बेसिकली कमजोर पाया जाता है, इसीलिए ये हर एक सिचुएशन में कॉमली और कूलली रहते हैं। इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को सोशली टिमिड इंडिविजुअल्स कहा जाता है। ये बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं, ये डरते हैं बात करने से। जिस इंडिविजुअल ने बात अपने दोस्त के साथ नहीं की, वहां पर भी वो डर महसूस करता है, तो ऑफिस में तो बात ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पर्सन बाय डिफॉल्ट एज ऑफिसर भी काम करते हैं, लेकिन ये फिर भी डरते हैं छोटे से एम्प्लॉयर के साथ बात करना, उसके साथ आंख में आंख मिला के बात करना, क्योंकि बेसिकली इनमें जो सोशल बोल्डनेस का ट्रेट होता है ये कमजोर पाया जाता है। इसीलिए यही पर्सन जो है ये सिस्टम में रह के फिर नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम हो जाते हैं? यहाँ से ये चेयर ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन इनमें यहाँ से प्रॉब्लम है सोशल बोल्डनेस का, ये खसलत इनमें कमजोर पाई जाती है। ये वहाँ पर छोटे से अफसर के साथ भी बात नहीं कर सकते हैं, या छोटे से मुलाजिम के साथ भी बात नहीं कर पाते हैं, इवन इट ये खुद हाईएस्ट सीट ऑक्यूपाई करता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑटोमेटिकली फिर डिरेल हो जाते हैं, जिस तरह से जो सिस्टम है वो डिफंक्ट बन जाता है। फैक्टर 8, सेंसिटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई। इट मेजर्स द पर्सन सेंसिटिविटी और टेंडर माइंडनेस। ये एक इंडिविजुअल की टेंडर माइंडनेस या सेंसिटिविटी को चेक करता है, क्योंकि जैसे हर कोई इंडिविजुअल सेंसिटिव नहीं होता है। इन द सोसाइटी और इन द सिस्टम यू विल फाइंड बोथ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स सेंसिटिव होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स इनसेंसिटिव होते हैं। कोई हाईली सेंसिटिव होता है, कोई मॉडरेट लेवल से सेंसिटिव होता है। तो हम ये सेंसिटिवनेस चेक कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया, इट मीन्स द पर्सन इज इमोशनली सेंसिटिव। इट मीन्स पर्सन's emotions are quickly affected. Those individuals who are emotionally sensitive feel upset, emotionally disturbed. ये इंडिविजुअल जो है ये इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। जब भी इनकी लाइफ में कोई अनटोवर्ड आ जाएगा, जो इमोशनली सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं, आई मीन टू से वो जल्दी ही और क्विकली डिस्टर्ब होते हैं, वो अच्छा फील नहीं करते हैं। इसीलिए एज पर द वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स, तो वो कहते हैं जो लोग इमोशनली सेंसिटिव होंगे तो उसी तरह से उनके साथ डील करना चाहिए। हमें उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखना पड़ता है। When someone will criticize or rebuke them, the emotionally sensitive people are also known as tender-minded, as they dash their emotions quickly. Their students, अगर इमोशनली सेंसिटिव पर्सन्स के साथ कोई अनटोवर्ड करेगा, आई मीन टू से उन्हें क्रिटिसाइज करेगा, तो ये क्विकली अपनी इमोशंस को डैश करते हैं। इमोशंस डैश मीन्स कि ये रो पड़ते हैं, ये एंगर को डिस्क्राइब करते हैं, एग्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिव पर्सन जो होता है ये नैनो सेकंड्स जो है अपनी इमोशंस को, अपनी टेम्परामेंट को, सेंटिमेंट्स को लूज करता है। जब हम साइकोलॉजी के प्रिज्म से देखते हैं, इमोशनली सेंसिटिव पर्सन्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका टेम्परामेंट लूज हो जाता है, वो इमोशनली बैड फील करते हैं, वो वीप स्टार्ट करेंगे या एंगर और एग्रेशन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसके गलत भी कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स इस पे लो स्कोर करते हैं, द पर्सन इज रियलिस्टिक, लॉजिकल, इट मीन्स रिप्रेजेंटिंग थिंग्स इन ए वे दैट इज एक्यूरेट एंड ट्रू टू लाइफ। ये इंडिविजुअल जो होते हैं लॉजिकल होते हैं। अगर हम इन्हें अननेसेसरली क्रिटिसिज्म भी करेंगे, उसे भी ये अदरवाइज नहीं लेते हैं। इन इंडिविजुअल्स में इमोशंस जो होती है ये बिल्कुल स्टेबल होती है। सो फार एज द इमोशनल सेंसिटिविटी इज कंसर्न, दीज पर्सन्स आर कॉल्ड इमोशनली इनसेंसिटिव। ये रीजन पे ज्यादा ज्ञान देते हैं। कोई इन्हें अनटोवर्ड भी कहेगा, लेकिन ये अपनी इमोशंस को लूज नहीं करते हैं, अपने टेम्परामेंट्स और सेंटिमेंट्स को ये लूज नहीं करते हैं। दे आर रियलिस्टिक
And by the way, moreover, we can say that practical in life, as compared to those persons जो हाई स्कोर इस फैक्टर पे करते हैं, क्योंकि उन्हें इमोशनली इनसेंसिटिव पर्सन कहा जाता है. फैक्टर 9, विजिलेंस. It is represented by the letter L. It measures person's skepticism और suspicious tendency. यानी कि इससे हम चेक करते हैं, एसेस करते हैं, या कैटल्स का जो 16 PF क्वेश्चनियर है, हम एक इंडिविजुअल की स्केप्टिसिज्म टेंडेंसी को चेक कर सकते हैं. स्केप्टिसिज्म मीन्स कितना एक इंडिविजुअल शकी है. यानी कि कोई इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत शकी होता है, डाउटफुल होता है, क्योंकि जो डाउट है वो उसके नेचर में होता है. और ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी पर्सन पे डाउट नहीं करते हैं, हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो इस टेंडेंसी को चेक करना हम इस स्केल या टूल से कर सकते हैं. अगर किसी इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया विजिलेंस पे, इट मीन्स द पर्सन इज विजिलेंट. इट ऑल्सो मीन्स समवन इज अलर्ट, अटेंटिव एंड थॉटफुल. ये बहुत थॉटफुल होते हैं, अटेंटिव होते हैं. अगर इन लोगों के साथ कोई बात करेगा तो ये शक जल्दी करते हैं कि ये इंडिविजुअल मेरे साथ इस तरह से बात क्यों करता है, इससे पहले तो ये मेरे साथ बात नहीं करता था. तो ये केयरफुल रहते हैं, ये हर एक इवेंट को वो कीनली ऑब्जर्व करते हैं. अगर इसने ये बात मेरे साथ की है, इसमें इसका खुद का मकसद क्या है. तो वी कैन से दैट दे पॉजेसेस स्केप्टिसिज्म टेंडेंसी, और ये विजिलेंस इनमें पाया जाता है. इसीलिए इन पर्सन्स को अक्सर बेशतर ये डिफेंस में काम करते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत तरक्की कर सकते हैं, या किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को केयरफुली वॉच करते हैं, हर एक चीज़ को शक से देखते हैं, और शक से ही फिर ये रियलिटी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, एज कम्पेयर टू दोज पर्सन्स जिनमें स्केप्टिसिज्म टेंडेंसी कम होती है या न होने के बराबर होती है. द पर्सन इज केयरलेस. इट मीन्स द पर्सन इग्नोर्स द थिंग्स और टेकिंग द थिंग्स फॉर ग्रांटेड वे. कोई दो इंडिविजुअल्स बात करते हैं और एक इंडिविजुअल में स्केप्टिसिज्म टेंडेंसी जो है वो कम है, क्योंकि उसने लो स्कोर किया इस फैक्टर पे. वो फॉर ग्रांटेड हर एक चीज़ को लेता है, वो शक की नज़र से नहीं देखता है. यूजुअली वो हर एक चीज़ को लेता है. द पीपल टेंड टू इजी गोइंग बिकॉज दे फेल नोटिस समवन और समथिंग. ये नोटिस नहीं कर पाते हैं. क्यों नोटिस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनमें शक की टेंडेंसी कम होती है. जब स्केप्टिसिज्म टेंडेंसी कम इंडिविजुअल में पाई जाती है तो वो कीनली और माइन्यूटली चीज़ों को नहीं लेता है, बल्कि फॉर ग्रांटेड तरीके से लेता है. तो नटशल में हम कह सकते हैं जो इस फैक्टर पे, आई मीन टू से विजिलेंस पे हाई स्कोर करेंगे, वो इंडिविजुअल्स अलर्ट होते हैं, वो अटेंटिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, हर एक चीज़ पे बर्ड्स आई रखते हैं. और जो इंडिविजुअल्स इस फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे वो लेजी होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, वो हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. फैक्टर 10, एब्स्ट्रैक्टनेस, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर M. इट मेजर्स ए पर्सनस इमेजिनेशन एंड आइडियाज ओरिएंटेशन. ये वो फैक्टर है जिससे हम एक इंडिविजुअल की इमेजिनेशन को चेक कर सकते हैं. इमेजिनेशन मीन्स कि एक इंडिविजुअल क्रिएटिव कितना है, वो रिसोर्सफुल कितना है, आइडिया ओरिएंटेशन एक इंडिविजुअल में कितनी है. तो इस फैक्टर के जरिए, जिसे हम एब्स्ट्रैक्टनेस कहते हैं, क्या कर सकते हैं. अगर किसी इंडिविजुअल ने हाई स्कोर इस फैक्टर पे किया, इट मीन्स द पर्सन इज एब्स्ट्रैक्टेड. इट ऑल्सो मीन्स पर्सन हैज डीप इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स ओरिजिनलिटी, इन्वेंटिवनेस एंड रिसोर्सफुलनेस इन समवन्स आइडियाज. तो ये इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, इनके थॉट में, आइडियाज़ में ओरिजिनलिटी होती है, ये दूसरों से आइडियाज़ हासिल नहीं करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हम पोइट्स की बात करेंगे या नॉवेलिस्ट्स की बात करेंगे तो उनके अपने आइडियाज़ होते हैं. फॉर इंस्टेंस मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, रबीन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो इनकी पोइट्री या नावल निगारी है वो खुद की है, ये दूसरे से आइडियाज़ नहीं चुराते हैं, क्योंकि इनके आइडियाज़ में ओरिजिनलिटी होती है. ना क्यों ओरिजिनलिटी होती है? क्योंकि ये क्वालिटी इनमें पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्टेडनेस.
एब्स्ट्रैक्टेडनेस इज मोर कनेक्टेड विद द इमेजिनेशन और पॉइट्स साइंटिस्ट्स में सेकेंडरी इमेजिनेशन पाई जाती है। इसीलिए इन तमाम पर्सन्स में क्रिएटिव पोटेंशियल्स पाए जाते हैं, इनमें इन्वेंटिवनेस, रिसोर्सफुलनेस पाई जाती है। These qualities are found in these individuals. That is why inventions and discoveries जो है ये इनसे बिलोंग करती है। अगर आप थॉमस एल्वा एडिसन की बात करोगे, कीपिंग इन व्यू हिज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन के एंगल से जब हम देखेंगे, he was creative person and he started the experiments at the age of 8 years. When he was merely the kid, he has invented the electric bulb. He has invented the hedging machine, gramophone, apart from Edison. जेम्स वाट जिसने इलेक्ट्रिसिटी को ईजाद किया, मार्कोनी जिसने रेडियो को ईजाद किया, या अदर साइंटिस्ट्स लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने एटॉमिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट्स हैं, पॉइट्स हैं, जिनके पास क्रिएटिविटी है। ये स्टूडेंट्स जिन इंडिविजुअल्स में एब्स्ट्रैक्टेडनेस ट्रेट पाया जाता है, उन इंडिविजुअल्स के पास क्रिएटिव पोटेंशियल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल्स और ओरिजिनलिटी इन द थिंग्स दे कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम। और अब जो इंडिविजुअल्स लो स्कोर इस ट्रेट पे करेंगे या इस फैक्टर पे करेंगे, द पर्सन इज प्रैक्टिकल और कंक्रीट। इट मीन्स पर्सन टेंड्स टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेबल रियलिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट rather than to think in imagination। यानी कि ये इंडिविजुअल्स उन्हीं टास्क्स को परफॉर्म करते हैं जो कंक्रीटिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ये बियॉन्ड इसके नहीं सोच पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कॉमन मैन की बात करेंगे या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, जो टास्क उसे दी जाती है उसी टास्क को वो परफॉर्म करता, उसके बाहर नहीं सोचता। जे स्टूडेंट्स, अगर हमने एक एवरेज IQ वाले लर्नर को जिसमें क्रिएटिव पोटेंशियल्स मौजूद नहीं है, जिसकी थिंकिंग में ओरिजिनलिटी नहीं है, उसे कोई लेसन पढ़ाया, फॉर इंस्टेंस पोइट्री पढ़ाई, वो अपनी पोइट्री क्रिएट नहीं कर सकता है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उसे दिखाया, वो वही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। जो रूल आपने उसे सिखाया वो नया रूल फॉलो नहीं कर सकता है, या हम कह सकते हैं खुद का क्रिएट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन इंडिविजुअल्स में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होती है, ये कंक्रीटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। कंक्रीटिक ऑपरेशंस जो कंटेंट आपने दिया, ये उसी कंटेंट को फॉलो करते हैं, खुद का इनका कुछ नहीं होता है। तो नटशेल में हम कह सकते हैं हाई स्कोर वाले पर्सन्स क्रिएटिव होते हैं, उनकी ओरिजिनलिटी थिंकिंग में होती है, वो पोइट्स की तरह अपनी पोइट्री लिखते हैं। जिस तरह से क्रिएटिव साइंटिस्ट्स ने कोई इन्वेंशन की है, ये भी अपनी इन्वेंशन करते हैं। और जो पर्सन्स लो स्कोर इस फैक्टर पे करते हैं, एब्स्ट्रैक्टेडनेस पे, वो प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, वो कंक्रीटिक ऑपरेशंस फॉलो करते हैं। इट मीन्स जो चीज़ आपने उन्हें सिखाई वो उसके बाहर नहीं निकल सकते, उतना ही काम आपको करके देंगे। चाहे आपने उन्हें मैथमेटिकल टास्क दिए, होम बेस्ड टास्क दिए हैं, वो इसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते हैं, उनमें सेकेंडरी इमेजिनेशन होती ही नहीं है, इसीलिए क्रिएटिव पोटेंशियल्स उनमें नहीं पाए जाते हैं। फैक्टर 11th, प्राइवेटनेस, which is represented by letter N. It measures the condition of person of being concealed or hidden. इस फैक्टर के जरिए हम मेजर करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, वो किस तरह से सीक्रेट को सीक्रेट की सूरत में रखता है, यानी कि राज को राज रहने देता है। और हर एक इंडिविजुअल के पास ये क्वालिटी नहीं होती है। कोई इंडिविजुअल जो राज को राज ही की सूरत में रखता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो राज को राज की सूरत में नहीं रखते हैं। दे एक्सपोज द थिंग्स, ये एक्सपोज करते हैं क्योंकि वो अपनी फितरत के हिसाब से चलते हैं और वो अपने फितरत के हिसाब से चलते हैं। जो इंडिविजुअल्स इस फैक्टर पे हाई स्कोर करते हैं, द पर्सन इज प्राइवेट, इट मीन्स वेरी क्वाइट बाय नेचर एंड डू नॉट रिवील देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर पीपल। द पर्सन हु इज प्राइवेट always hide or conceal the things from others. In addition to it, it also maintains secrecy and confidentiality. ये लोग always confidentiality maintain करते हैं, secrecy को maintain करते हैं, यानी कि किसी भी आइडिया को ये या किसी भी इंफॉर्मेशन को ये लीक नहीं करते हैं।
इसीलिए जब इंटेलिजेंस ब्यूरो में या किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जहां पर रहती है जरूरत एक इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर डिफेंस का मसला होगा तो वहां पर टास्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी नहीं दी जाती है। ये ट्रेड भी चेक किया जाता है कि जिस पर्सन को हमने ये टास्क दी है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख पाता है कि नहीं, और ये ट्रेड प्राइवेटनेस का उनमें होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये ट्रेड नहीं होगा तो वो कंट्री के विजन एंड मिशन को लीक कर सकते हैं। जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखने की जरूरत है वो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये ट्रेड उनमें नहीं पाया जाता है। अगर ये ट्रेड अब पाया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि इनकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स इन्हें ओपन करना। चाहे आप इनसे कितना ही क्यों ना कहोगे कि ये जो राज है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें दे दो, लेकिन ये नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जो इस फैक्टर पे एक इंडिविजुअल कम स्कोर दिखाएगा, इट मीन्स 100% ही इज फोर्थ राइट, सेल्फ रिवीलिंग, ट्रांसपेरेंट। वो क्विकली इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करता है, यानी कि टॉक ऑफ द टाउन वो इंफॉर्मेशन फिर बन जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है सिस्टम में? क्योंकि इंफॉर्मेशन उसके हाथ में लग गई है जिसमें ये ट्रेट नहीं पाया जाता है प्राइवेटनेस का। यानी कि नटशेल में हम कह सकते हैं जो हाई स्कोर इस फैक्टर पे करेंगे उनसे इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है, वो सीक्रेट्स को हाइड कर पाते हैं, और इन्हीं पर्सन्स को ऑफिशियल टास्क के लिए रिक्रूट करना चाहिए, स्पेशली इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिफेंस में, जहां पर जरूरत पड़ती है ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना। और इसी तरह से जिन लोगों के पास प्राइवेटनेस का ट्रेट नहीं पाया जाता है या कम पाया जाता है, तो कोई भी तवक्का नहीं रख सकते हैं या सिस्टम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ये इंफॉर्मेशन को यानी कि सीक्रेट रखेंगे। दे कैन नॉट एक्सपोज द इंफॉर्मेशन, देयर इज 100% चांस, यानी कि कोई भी गारंटी नहीं है ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जबान से बहुत डीले होता है, इनके मुंह में कोई बात आ गई हर एक के पास पहुंचाते हैं, घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करने की। भले आप इनसे 1000 बार क्यों ना कहोगे इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी, आई मीन टू से यू लीक इट शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल, लेकिन ये अपनी फितरत से मजबूर है। इनकी पर्सनैलिटी में प्राइवेटनेस का ट्रेट नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते हैं, ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल्स को नहीं देनी चाहिए। जहां पर ये प्रॉब्लम में आपको ले जाएंगे। फैक्टर 12, एप्रीहेंशन, represented by letter O. It measures person's anxiety or fear that something bad will happen. यानी कि ये वो फैक्टर है जिसे हम चेक करते हैं hypothetical nature of an individual. Hypothetical in sense that something bad is going to happen. जिसकी वजह से ये एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं, क्योंकि इनका एप्रीहेंशन होता है मेरे साथ कुछ अनटूवर्ड होने वाला है। तो ये मेजर ये ट्रेट कर सकते हैं। अगर अब इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया, द पर्सन इज एप्रीहेंसिव और सेल्फ डाउटिंग, इट मीन्स पर्सन इज एंशियस और फियरफुल। अगर अब इंडिविजुअल ने हाई स्कोर किया तो हम कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो एप्रीहेंसिव है, वो सेल्फ डाउटेड है, वो डाउट क्रिएट करता है, वो एंशियस और फियरफुल महसूस करता है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विद मी। अगर कुछ ना होने वाला है फिर भी इनका एप्रीहेंशन गलत होता है अपने रिलेटेड। फॉर इंस्टेंस एक लर्नर जो एप्रीहेंसिव है हाई स्कोर इस ट्रेट या फैक्टर पे करता है, अभी उसने एग्जाम नहीं दिया है लेकिन फिर भी वो सोचता है इस साल में फेल हो जाऊंगा। एक इंडिविजुअल या कोई पर्सन जो जॉब के इंटरव्यू के लिए पढ़ता है, अभी 1 साल के बाद इंटरव्यू होने वाला है या 6 महीने के बाद होने वाला है, उसके पास ठीक ठाक प्रिपरेशन भी है, तो वो ऐसे सोचता है कि अगर वो एप्रीहेंसिव है तो वो इस तरीके से सोचेगा कि मेरी सिलेक्शन शायद नहीं हो जाएगी, पक्का वो मुझे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी होती है एज कंपेयर टू दोज हु आर लेस एप्रीहेंसिव, या वो इस फैक्टर पे लो स्कोर करते हैं। द पर्सन इज सेल्फ एश्योर्ड, कॉन्फिडेंट that nothing is bad going to happen. We can also say that the person is unworried about future or anything.
ये फ्यूचर की परवाह नहीं करते, ये हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं। एक लर्नर एग्जाम के लिए पढ़ता है, अगर ये कम स्कोर इस फैक्टर पे करेगा तो हम कह सकते हैं इसमें करेज होगा, ये बोल्ड होगा, ये नहीं सोचेगा कि इन फ्यूचर समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विद मी, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो इसी तरह से कोई इंडिविजुअल जो इस फैक्टर पे लो स्कोर दिखाता है, अगर वो जॉब के इंटरव्यू के लिए पढ़ता है, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा बैड आइडिया और इंटेंशन उनके दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि एप्रीहेंशन ट्रेड जो है वो कम पाया जाता है उनमें, या नहीं पाया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर अनवरीड अबाउट देयर फ्यूचर, ये परवाह नहीं करते हैं। फैक्टर 13, openness to change, which is represented by letter Q1. It measures person's acceptance of the need for change and willingness to support the change. यानी कि इस फैक्टर से हम चेक करते हैं कि एक व्यक्ति, या हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल, वो विलिंगली चेंज को सपोर्ट कितना करता है और वो किस तरह से चेंज को लाना भी चाहता है। यानी कि वो इंडिविजुअल सिस्टम को बदलना चाहता है, ना सिर्फ चेंज को एक्सेप्ट करता है बल्कि वो खुद परिवर्तन लाना चाहता है। कोई इंडिविजुअल ऐसा भी होगा जो चेंज को ना एक्सेप्ट करता है ना परिवर्तन लाना चाहता है। दोनों किस्म के इंडिविजुअल्स आपको मिल जाएंगे और बोथ इंडिविजुअल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनियर which is known as 16 personality factor। जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर इस फैक्टर पे करेंगे वो चेंज को ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि चेंज लाना भी चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उनमें ओपननेस टू चेंज का ट्रेट पाया जाता है। ये फैक्टर उनमें स्ट्रांगली होता है, इसीलिए चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार लाना, बदलाव लाना, ना सिर्फ चेंज को एक्सेप्ट करना बल्कि खुद भी चेंज लाना चाहते हैं। एज कंपेयर टू दोज पर्सन्स जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे, वो चेंज को ना एक्सेप्ट करेंगे, लाने की तो बात ही नहीं है। अगर ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, जिस तरह से सिस्टम चलता है ये उसी सूरत में उस सिस्टम को रखते हैं। ये नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, किसी पॉलिसी को अडॉप्ट करना। ये ट्रेडिशनल जहन के होते हैं, ये कंजर्वेटिव होते हैं जो पॉलिसीज को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से जो पर्सन हाई स्कोर इस फैक्टर पे करते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं, अगर नई पॉलिसी आ जाएंगे वो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। और जो ये इंडिविजुअल्स है ये ट्रेडिशनल जहन के होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारा सिस्टम बदलना चाहिए, चाहे हेल्थ में ये काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, लाइक इट मे बी आल्सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेचुरल में हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल्स ओपननेस टू चेंज होते हैं वो चेंज लाना चाहते हैं फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। ये इनोवेटिव होते हैं, ये चाहते हैं कि नई नई चीज़ें हमारे सिस्टम में आनी चाहिए एज कंपेयर टू दोज जो लो स्कोर करते हैं। यानी कि ये ओपननेस टू चेंज नहीं होते हैं, ये कन्वेंशनल जहन के होते हैं, ट्रेडिशनल जहन के होते हैं। जो इनके पास है ये इसी चीज़ को आगे चलाना चाहते हैं, चाहे वो सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। ये सिर्फ अपने टाइम में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट नहीं पाया जाता है, ये इनोवेटिव नहीं होते हैं, इसीलिए किसी चेंज को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चेंज रेजिस्टेंट होते हैं। अगर इन्हें कहेंगे इस सिस्टम को बदलना है लेकिन ये नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि जिस तरह से ये सिस्टम है उसी तरह से रहना चाहिए। ये पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इनमें इनोवेटिवनेस नहीं होती है, इनमें ओपननेस नहीं होती है, और जिसकी वजह से सिस्टम जिस हालत में है उसी हालत में ये रखते भी है और खुद भी रहते हैं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन पे, अल्ट्रेशन पे, बदलाव पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर सिस्टम डिफंग भी हो जाएगा फिर भी ये नहीं चाहेंगे कि सिस्टम यानी कि तरक्की करना चाहिए, ये इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। जो इंडिविजुअल्स लो स्कोर इस फैक्टर पे करते हैं तो हम इस तरह से कह सकते हैं अगर सिस्टम में वीक एलिमेंट है, अनडिजायरेबल चीज़ है कोई, ये नहीं चाहता है उसे एलिमिनेट करना, वहाँ पर चेंज लाना। ये कहते हैं कि जिस तरीके से सिस्टम में है इन्हें रहने दे दो, कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ये ट्रेड बेसिकली पाया ही नहीं जाता है। ये पूरी लाइफ कंजर्वेटिज्म के साथ, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग के साथ गुजारते हैं एज कंपेयर टू दोज जो विलिंग होते हैं ओपननेस टू चेंज को। वो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को
मॉडिफाई करते हैं, वो वीकनेसेस को दूर करते हैं बाय मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशन, बाय मीन्स ऑफ चेंज, बिकॉज दे बिलीव्स ऑन चेंज। सिर्फ बिलीव ही नहीं करते बल्कि चेंज को सपोर्ट भी करते हैं। फैक्टर 14, सेल्फ रिलायंस, which is represented by letter Q2. It measures the person's ability to depend on yourself while performing or completing any task. यानी कि ये वो फैक्टर है जिसे हम मेजर करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिपेंडेंसी की लाइफ बसर करना चाहता है या इंडिपेंडेंसी की। जैसे कि हम जानते हैं एवरीबडी इज यूनिक, हर एक में अपनी अपनी यूनिक क्वालिटी है। कोई पर्सन दूसरों पे निर्भर रहता है, कोई पर्सन जो है वो दूसरों पे बोझ बन के नहीं रहना चाहता है। दोनों किस्म की शख्सियतें या पर्सन्स, हम कह सकते हैं व्यक्ति, आपको मिल जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रिलायंस हम ये फैक्टर जान सकते हैं, इस ट्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो पर्सन हाई स्कोर इस ट्रेट पे करेंगे या इस फैक्टर पे करेंगे तो हम कह सकते हैं वो सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल्स है, वो अपना काम खुद करना चाहते हैं। यानी कि कोई भी टास्क इन्हें देंगे ये दूसरे की हेल्प नहीं लेते हैं। एक फ्रेज है वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी मीन्स जो तमाम काम खुद करता है, जो डिपेंडेंट दूसरों पे नहीं रहता है। इन्हें कोई भी टास्क देंगे ये खुद उस टास्क के साथ डील करेंगे, इंस्टेड कि उनसे ये टास्क करवाएंगे, यानी कि दूसरों से ये टास्क करवाएंगे, क्योंकि इनमें ये ट्रेट सेल्फ रिलायंस का पाया जाता है। अगर जो इंडिविजुअल्स लो स्कोर इस ट्रेट पे करेंगे, ये कैसे होते हैं? ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं। दे ऑलवेज रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन ग्रुप अदर्स पे, क्योंकि ग्रुप में शेयर बेस्ड टास्क होती है। इन्हें कोई काम देंगे, इन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है, दूसरे की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये टास्क को लाइक नहीं करते हैं अकेले में करना, ना ये कर पाते हैं उन टास्क को, क्योंकि इनमें ये टेंडेंसी सेल्फ रिलायंस की टेंडेंसी कम पाई जाती है। नटशल में कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस की टेंडेंसी या ट्रेट जिनमें ज्यादा पाया जाता है वो इंडिपेंडेंटली टास्क को परफॉर्म करेंगे, और जिनमें ये कम पाया जाता है वो दूसरों पे निर्भर या डिपेंड रहना चाहते हैं। फैक्टर 15, परफेक्शनिज्म। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Q3. It measures person's quality of being free from all flaws or defects. यानी कि ये वो क्वालिटी है या वो पर्सनैलिटी फैक्टर है जिससे हम एक व्यक्ति की परफेक्शनिज्म टेंडेंसी को चेक कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जब कोई काम परफॉर्म करता है तो वो नहीं चाहता है कि उस काम में कोई कमी रहनी चाहिए, तो वो इंडिविजुअल 100% परफेक्शन चाहता है। तो डिफरेंट किस्म के लोग आपको मिलेंगे। जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर इस फैक्टर पे दिखाते हैं वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। कोई भी टास्क इन्हें दोगे फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, बार बार उस टास्क को रिपीट करते हैं क्योंकि ये अनसेटिस्फाइड रहते हैं, अभी ये टास्क सही ढंग से नहीं हो गया है, इसीलिए बार बार रिपीट करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई इंडिविजुअल कपड़े धोता है, यानी कि वॉशेस द क्लॉथ्स, वो बार बार कंटिन्यूअसली क्लॉथ्स के साथ रहता है और उसी क्लॉथ के साथ रहता है जिसे वो वॉश करता है, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड रहता है कि अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो गया है। या एक इंडिविजुअल कपड़े पहनता है, वो बार बार अपने कपड़ों को चेंज करता है, बार बार कपड़ों की तरह देखता है, अभी भी परफेक्ट नहीं हो गया है, बार बार ब्रश वो बूट को करता है, या कह सकते हैं हम कि शू पॉलिश करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये ट्रेड पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स, और हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेमंड बी कैटल, जो परफेक्शनिज्म ट्रेट होगा ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं OCD इज दैट वेरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो कंटिन्यूअसली एक एक्टिविटी को या पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करता है क्योंकि उसमें अनसेटिस्फैक्शन रहती है। सेम हैपन्स विद देम। इसीलिए अनहेल्थी परफेक्शनिज्म जो है ये प्रॉब्लमेटिक है एक इंडिविजुअल के लिए। वो गोल ओरिएंटेड नहीं बनता है, वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता है। अगर हम एक लर्नर की बात लेंगे, वो कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करता है, वो एक ही असाइनमेंट के पीछे रहता है क्योंकि उसमें अनसेटिस्फैक्शन रहती है। उसका बिहेवियर मोटिवेट नहीं होता है कि दूसरा टास्क, दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करना, क्योंकि वो मारा है इस प्रॉब्लम से पुअर परफेक्शनिज्म की वजह से। वो कहता है कि जब तक कि अच्छी तरीके से ये टास्क मुकम्मल नहीं हो जाएगा तब तक मैं दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वो गोल से दूर भागता है, वो अपनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता है। और वो इंडिविजुअल्स जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे उनमें ये टेंडेंसी कम पाई जाती है। उन्होंने कोई टास्क किया स्टार्ट
तो चाहे वो सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया है, चाहे वो फ्लॉलेस है, विदाउट फ्लॉज है, तो ये दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। एक लर्नर को असाइनमेंट दिया, अगर ये टेंडेंसी उसमें कम पाई जाती है, चाहे उसने असाइनमेंट को सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया, उसमें डिफेक्ट्स है या न डिफेक्ट्स है, ये आगे बढ़ते हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं एज कंपेयर टू दोज पर्सन्स जिन्हें आपने टास्क दिया है। ये 100% चाहते हैं कि टास्क में एक परफेक्शन लाना, और वो परफेक्शन अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ तब है क्योंकि ये अकोमोडेट यानी कि फ्लॉ को नहीं करते हैं, ये माइन्यूट से माइन्यूट वीकनेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और प्रॉब्लमेटिक ये तब है जब अनहेल्थी यानी कि परफेक्शनिज्म होगा। ये अटकते रहते हैं एक ही टास्क पे, इसीलिए कहा जाता है जो अनहेल्थी परफेक्शनिज्म टेंडेंसी है, इट लीड्स एन इंडिविजुअल इन द साइकोलॉजिकल स्टेट, जहाँ पर वो बुरी फील करता है, स्ट्रेसफुल फील करता है, फुल ऑफ एंग्जाइटी फील करता है, डिप्रेसिव फील करता है। क्यों ये महसूस ऐसा करता है? क्योंकि ये परफेक्शन के पीछे लग चुका है, उसमें ओवर परफेक्शनिज्म है, या हम कह सकते हैं अनहेल्थी परफेक्शनिज्म है। इसीलिए ये इंडिविजुअल्स गोल से दूर भाग जाते हैं। वो जो इंडिविजुअल्स इस फैक्टर पे लो स्कोर करते हैं, हम इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने इन्हें टास्क दिया, वो कंप्लीट किया, लेकिन वो टास्क फुल ऑफ डिफेक्ट्स भी हो सकती है, फुल ऑफ एरर्स भी हो सकती है, वहाँ पर एलिमिनेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये ट्रेड इनमें कम पाया जाता है, एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। आपने मैथमेटिकल टास्क दी या कोई आपने इन्हें असाइनमेंट दिया टीचिंग लर्निंग के रिलेटेड, ये सही ढंग से उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जितनी की इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि वो नहीं ला पाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी इनमें नहीं पाई जाती है। इसीलिए जो ये पर्सन होते हैं, इनका जो टास्क करने का तरीका है वो नीट एंड क्लीन नहीं होता है। फैक्टर 16th, टेंशन, which is represented by Q4. It measures the feeling of tightness, overwhelming anxiety and uncertainty. यानी कि हम इस फैक्टर से एक इंडिविजुअल की अनसर्टेनिटी को चेक कर सकते हैं, टाइटनेस को चेक कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल टेंस प्रोन कितना है और कितना वो टेंस प्रोन नहीं है। कोई इंडिविजुअल जल्दी ही टेंशन स्टेट में चला जाता है, आई मीन टू से यू साइकोलॉजिकल स्टेट में चला जाता है। कोई इंडिविजुअल जिसे लीस्ट चांसेस होते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट विच कंटेन्स एंग्जाइटी, टेंशन एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनमें ओवरवेलमिंगनेस जो होती है वो कम पाई जाती है। और जो इंडिविजुअल्स हाई स्कोर इस फैक्टर पे करेंगे, इट मीन्स द पर्सन इज टेंस ड्राइवन, इट मीन्स पर्सन इज प्रोन टू बिकम अपसेट और फील डिस्टर्ब्ड। ये पर्सन जो है ये डिस्टर्ब महसूस करते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई अनटूवर्ड आ जाएगा तो इनमें एंग्जाइटी जल्दी पैदा हो जाती है, स्ट्रेसफुल लाइफ ये गुजारते हैं, इनमें ओवरवेलमिंगनेस ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू दोज जो इस फैक्टर पे लो स्कोर करेंगे। द पर्सन इज रिलैक्स्ड, कूल, इट मीन्स पर्सन हैज लीस्ट चांस टू फील डिस्टर्ब्ड और ट्रबल्ड इन लाइफ। कोई भी अनटूवर्ड इनकी लाइफ में आ जाएगा फिर भी ये कूल महसूस करते हैं, इनमें टेंशन नहीं हो जाती है। अगर ये कुछ लॉस भी करेंगे उस सूरत में भी टेंशन इनमें कम क्रिएट हो जाती है एज कंपेयर टू दोज जो हाई स्कोर इस फैक्टर पे करेंगे। वो टेंस फ्री नहीं रहते हैं, वो वरी रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। बाय एंड लार्ज ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी या सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इनमें पाई जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस और वी विल मेक द डिबेट ऑन एजुकेशनल implications of trait theory of personality given by Raymond B. Caton। तो उसके बाद हम नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे, that is entitled as Allport's trait theory of personality। I hopefully believe that you all are enjoying my lectures on Grow Strong, or in future you will be all connected with the Grow Strong. Before concluding, you will definitely like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.